हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बार अन अकेडमी पर ज़रूर विजिट करना चाहिए, जो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है जुडिशरी का एग्ज़ाम क्रैक करने में। एंड द सेकंड थिंग, अन अकेडमी पर एवरी संडे इन दिस मंथ ऑफ फेबररी एवरी संडे 6:30 PM जो है क्रिमिनल लॉ का मॉक टेस्ट हो रहा है, जहां मैं आपसे मिलूंगी और मॉक टेस्ट हम करेंगे। सो इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा और इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो इस राइट के अंदर आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 डील करता है। ये आपका फंडामेंटल राइट है ऑफकोर्स। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ को हिंदी में अल्पसंख्यक बोला जाता है, जिनकी संख्या कम होती है। तो माइनॉरिटीज़ के हितों का संरक्षण किया जा रहा है, आर्टिकल 29 में दिया गया है। इसमें बेसिकली दो क्लोज हैं। सबसे पहला क्लोज देख लेते हैं, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन। सिटीजन इट मीन्स कि भी जो इंडियन सिटीजन है उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो उनका कोई भी सेक्शन, एनी सेक्शन। तो ये जो एनी सेक्शन यहाँ लिखा गया है, तो इसका मतलब ये रहता है कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात नहीं कर रहा है ये। अगर सपोज करिए कोई मेजॉरिटी में है, जो लोग बहुत संख्या में, जैसे हिंदू कम्युनिटी जो है बहुत बड़ी संख्या में अगर रहती है, उस हिंदू कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, ऐसे लोग हैं, ऐसी कोई कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी में है। क्यों? क्योंकि वो एक अलग तरीके का स्क्रिप्ट, अलग तरीके की लैंग्वेज, कोई अलग तरीके की सभ्यता को फॉलो करते हो, और वो लोग अगर अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ में है, तो उन्हें भी यहाँ पर फर्स्ट क्लोज में बेनिफिट मिल सकता है आर्टिकल 29 के अंदर। ओके, आगे देखिए, रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो इंडियन टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, अपने भारत क्षेत्र में जो रह रहे हैं, उनको ये बेनिफिट है। और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जिनकी एक अलग भाषा है, अलग एक स्क्रिप्ट है और अलग एक कल्चर, अलग एक सभ्यता को वो फॉलो करते हैं। इट्स होन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो उनको भी ये राइट है कि भी अपने उस स्क्रिप्ट, अपने उस कल्चर और अपने उस लैंग्वेज को जो है वो संरक्षण, प्रिजर्व कर सकें। अब ये किस तरह से संरक्षण लेते हैं, जैसे कि कोई कॉलेज बना दिया, कोई स्कूल बना दिया, कोई इंस्टीट्यूशन बना दिया, कोई एसोसिएशन बना दिया, ट्रस्ट बना दिया, वॉटएवर। यही तो तरीके रहते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के, राइट। अब देखिए, एक अब माइनॉरिटीज़ बेसिकली कहीं पर डिफाइन तो है नहीं कि भी आप इस तरह के लोगों को माइनॉरिटीज़ में फॉल करोगे, इस तरह के लोगों को नहीं करोगे। तो जनरली जो है माइनॉरिटीज़ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस मानी जाती है, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये डिफ़ाइन किया था कि भी ज़रूरी नहीं है कि भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक जो है वो माइनॉरिटीज़ हो सकती है। ये स्टेट और एरिया पे डिपेंड करता है, वहाँ पर किस तरह के लोग जो है माइनॉरिटीज़ में हैं। ओके, तो इससे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि भी जो मेजॉरिटी के जो लोग हैं, उनमें भी अगर कुछ इस तरह के लोग हैं, इस तरह के ग्रुप है जो कम संख्या में है, जिनकी अलग भाषा है, अलग जो अपना लैंग्वेज है, कल्चर है, स्क्रिप्ट है, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। अब एक जो है अपना नेशन कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट है 1992 का, जिसमें बताया गया है कि लाइक किन किन ग्रुप ऑफ पीपल को, किन किन लोगों को जो है माइनॉरिटीज़ में इंक्लूड किया जा सकता है। सो दिस इज मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड पारसी रिकॉग्नाइज एज माइनॉरिटी एंड जैन ऑल्सो। तो इनको जो है माइनॉरिटी में कंसीडर किया गया। और जो मैंने आपको अभी बताया कि भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि भी जो मेजॉरिटी में भी जो लोग आते हैं, उन लोगों को भी आप अगर वो इस तरह की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो उनको भी आप माइनॉरिटीज़ मान सकते हैं। तो ठीक है, ये था इसका क्लोज 1 के बारे में। और एक इसका हमने केस डिस्कस किया था आर्टिकल 28 के अंदर, तो यहाँ मैं दोबारा नहीं डिस्कस करूँगी। इट्स अ DAV कॉलेज जालंधर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1971 का एक केस था। सेकंड क्लोज को देख लेते हैं। सेकंड क्लोज को देख लेते हैं। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड, कि भी किसी भी सिटीज़न को मना नहीं किया जाएगा, डिनाई नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सिटीज़न वर्ड यूज़ हुआ है, कई जगह एवरी पर्सन होता है या फिर एनी पर्सन होता है। तो सिटीज़न इट मीन्स कि भी इंडियन सिटीज़न की यहाँ बात हो रही है, तो उनको डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखिए, मेजॉरिटी ग्रुप का भी हो सकता है, माइनॉरिटी ग्रुप का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ये जो एडमिशन डिनाई करने वाली जो बात हो रही है ना किसी भी पर्सन की, वो पर्सन भी चाहे तो माइनॉरिटी ग्रुप से हो या मेजॉरिटी ग्रुप से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। तो इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट, तो ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो मेंटेन किया जा रहा है स्टेट से, और रिसीविंग एड
आउट ऑफ द स्टेट फंड्स या फिर सरकारी पैसे से उसे सहायता दी जा रही है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। तो किसी भी पर्सन का एडमिशन जो है इन 4 ग्राउंड पे डिनाई नहीं हो सकता है, रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है। अब देखिए जो एडमिशन होता है तो किसी स्कूल, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एडमिशन आप समझते ही हैं। तो एडमिशन और वैकेंसी में डिफरेंस रहता है। वैकेंसी मतलब जहाँ पर आपसे काम करवाया जाता है और बदले में आपको पैसे दिए जाते हैं। तो वैकेंसी और एडमिशन में डिफरेंस होता है, दोनों को एक मत मानेगा। ये वैकेंसी पर एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ एडमिशन पर एप्लीकेबल होता है, राइट। सो इतना ही था आर्टिकल 29 के बारे में। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।